हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो हैं हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का सलूशन कर रहे हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है हिंदी का ऑब्जेक्टिव। हिंदी का दोनों बुक है, दोनों बुक का हम कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। मैथ का हो सकेगा, मैथ का भी यहाँ पर करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहला जो चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी ख होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट बढ़िए। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या होती है? जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसे होना चाहिए? तो आदर्श समाज जिसमें स्व स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। आज हम सब यहाँ पर लगाते हुए लाएं, क्योंकि आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करें। नेक्स्ट चलिए, जल्दी से चलिए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे कहता है? तो जाति प्रथा को कहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर कारण है। ठीक है, क्या है? कारण यहाँ पर लिखा हुआ, इसको सही कर लीजिएगा। यह जो है प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। ठीक है, क्या है? प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष कारण है, तो किसको मानेंगे? जाति प्रथा को। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, अब हमको बताइए नेक्स्ट जो है कि डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बाबू 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 14 अप्रैल, है ना? अप्रैल कब? 1891 में। ठीक है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन आता है हमेशा, बिहार बोर्ड यह क्वेश्चन पूछता है, तो इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका सही आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर जे। ठीक है, 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो क्या होगा? महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किस पत्रिका का संपादक है? तो बहिष्कृत बहिष्कृत भारत का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के नव निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के नव निर्माता हैं। ठीक है, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के किसे आवश्यकता मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। आप लोगों की कैसी पढ़ाई चल रही है? तो नीचे जो है कमेंट करके ज़रूर दीजिए कि बिहार बोर्ड का आपकी प्रिपरेशन किस तरह चल रही है और आप किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ज़रूर बच्चों नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम था कुंती बाई। क्या नाम था? कुंती बाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है वह चैप्टर का नाम 20 के दांत। क्या नाम है? 20 के दांत चैप्टर का नाम है। उससे अब ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे, कि सर जो है खाली ऑब्जेक्टिव करा के छोड़ देंगे, है ना? ये नहीं सोचिएगा, हम आपके लिए सब्जेक्टिव भी लाएंगे। आज आपकी अगर क्लास ऑब्जेक्टिव की समाप्त हो जाएगी तो हम सब्जेक्टिव भी जरूर लाएंगे, ये मुझ पर विश्वास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। 20 के दांत कहानीकार का आएगा ऑप्शन
तो नलिन बिलोचन शर्मा कहिएगा, ठीक है। गिरधर कौन था? गिरधर मदन का पिता था। खोखा किसको कहते हैं? कासू को खोखा कहा जाता है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो अपने पुत्र को, ये नहीं, इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहिए? इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर बनाना चाहते थे कौन? सेन साहब। किसको? पुत्र। पुत्र कौन था? खोखा। तो खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र जो थी 5 से 6 साल थी। नेक्स्ट है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? तो लट्टू के खेल। जो लट्टू हम लोग घुमाते हैं ना गांव में, आप लोग देखते होंगे। आप लोग अगर आप लोग लट्टू घुमाते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा कैसे लट्टू घुमाते हैं। तो वही कासू जो है मदन के साथ खेल में शरीफ होना चाहता था, किसका? लट्टू घुमाने का, ठीक है। नेक्स्ट है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में, ठीक है। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? तो गिरधर लाल के व्यंग से, ठीक है। मदन एक कासू के कितने दांत थे? मदन एक कासू के कितने दांत थे? मदन और ये कासू दोनों के कितने दांत थे? 2 दांत थे, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये बाबू एकदम VVI है, इसको तो जरूर रट जाइए। किसी भी चैप्टर के लेखक का नाम और कब हुए थे, उनका जन्म कब हुआ था, एकदम प्योर रट जाइए। क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिएगा। तो सबसे क्या बोलता, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी कितना हुआ था? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखें। उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, रचनाकार कौन है? भारत से हम जो सीखे हैं उसके रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट होगा, निर्वस्व विद्या का संबंध किससे? निर्वस्व विद्या का संबंध मानव विज्ञान से होता है। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग एक भारत का एक गवर्नर था। गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। कहाँ का? भारत का। नेक्स्ट है, दारिस क्या है? दारिस जो है सोने का एक प्राचीन कालीन सिक्का होता है जिसे हम दारिस कहते हैं, ठीक है। प्लेटो का संबंध किस देश से? प्लेटो का संबंध यूनान देश से है, ठीक है। नेक्स्ट है, शहनामा का रचना काल है। कब से कब तक शहनामा का रचना काल था? तो वह है 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी शहनवाना के रचना काल है। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा जो है भारत देश की जाति होती है। संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है? तो इंगिन्स में। किस में मिलता है? इंगिन्स में। लिख देते हैं आपको, किसमें मिलता है? इंगी इंगिस में मिलता है, ठीक है ना। संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन के किस भाषा में मिलता है? इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो वह की थी 1783 ईस्वी में, ठीक है। भारत में हम क्या सीखें? भारत में हम क्या सीखें, ठीक है। भारत में हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। और एक और क्वेश्चन जो आपके लिए लाए हैं कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म था डिस्वार जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डिस्वार नाम का जगह है जर्मनी में, वहां पर मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। बात करेंगे मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर जो है उनके पिता का नाम था विल्हेम मूलर। विल्हेम मूलर जो है मैक्स मूलर के पिता का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट है, कौन सा निबंध नई पीढ़ी को सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और संस्कृति आत्मगौरव का भाव
जगाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विद्या है? तो ललित निबंध है। ललित निबंध है, कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1907 में दुबे छपरा बलिया में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून प्रतीक है। नाखून जो है पाशवी वृत्ति का प्रतीक होता है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? क्योंकि बर्बरता समापन हेतु, जो बर्बरता है यानी पाशविक वृत्ति को समापन हेतु हम लोग नाखून बार बार काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द्विवेदी जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून के प्रतीक हैं, क्या बढ़ते हैं? तो लड़की के। ठीक है। नेक्स्ट है कि काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसको कहा गया? नाखून को कहा गया। इसमें जो कहे हैं वो नाखून को कहे हैं कि नाखून को कितनों काटिएगा ना तो बार बार साला बढ़िए जाता है। इसमें ही बोल रहा है कि यह निर्लज ऐसा है कि बार बार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है? नाखून। ठीक है ना, बार बार यह क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर। अब चलिए हम लोग को नया चैप्टर है हिंदी का, नागरी लिपि, यानी हमारे देश का हर जगह की एक लिपि होती है जिसे हम नागरी लिपि कहते हैं। तो वह जो बुक में पढ़े नागरी लिपि, तो वह किन कौन उसके लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य जी उसके लेखक थे। किसके? नागरी लिपि के। नेक्स्ट है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? बात करेंगे नागरिक के शीर्षक पाठ किस साहित्य की विद्या है? तो निबंध साहित्य की विद्या। किस, अगर नागरिक लिपि पर निबंध आएगा तो उस बुक को पढ़ लेंगे, उस पाठ को पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या एक निबंध भी लिख सकते हैं। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? गुणाकर मूल्य द्वारा जो रचित निबंध है वह नागरी लिपि होती है। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलता है? तो दक्कन प्रदेश से। ठीक है। नागरी लिपि के प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने जाते हैं, कहाँ मिलते हैं? 11वीं सदी में मिलते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो उपयुक्त सभी, हिंदी भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है और नेपाली भी लिखी जाती है। तीनों भाषा देवनागरिक लिपि होती है। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो वह 9वीं सदी से मिलने लगे। जो उत्तर भारत है वहां पर जो नागरी लिपि का लेख है कब से मिलने लगे हैं? तो भाई 9वीं सदी से मिलने लगे हैं। हिंदी के आदि कवि किसे कहा गया? सरहपाद को। सरहपाद को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सरहपाद की कृति है, तो सरहपाद जो है दोहा कोश की कृति है। नेक्स्ट है नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर चैप्टर से, ठीक है, कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत जो है वह बहादुर शीर्षक पाठ के कहानीकार को क्या किया? अमरकांत। कौन है? अमरकांत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक है, क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 में। नेक्स्ट है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर है। आगे बात करते हैं कि बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या होता है? तो घरेलू नौकर है। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो ऑप्शन नंबर डी कोई भी सामान नहीं लेकर भागा था, उसको झूठ मूठ के बदनाम लगा दिया गया था कि हाँ भाई वह लेके भागा। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर इसका पूरा नाम था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। बहादुर की उम्र कितनी थी? बहादुर की उम्र सी 12-13 वर्ष थी।
बहादुर का नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो निर्मला ने। नेक्स्ट चैप्टर का है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट, हिंदी आलोचन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1912 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन का गद्य को कौन सी विद्या का ये निबंध है? ठीक है। रामविलास शर्मा का निधन जो है 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद व्यवस्था में। कौन सा व्यवस्था? समाजवाद व्यवस्था में होता है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका क्या होती है? निर्णायक होती है। कौन सी भूमिका होती है? उसकी भूमिका निर्णायक होती है। आगे बात करेंगे कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा रहा? अविच्छिन्न रहा। परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें। नेक्स्ट, हिंदी अवलोचन के वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो रामविलास शर्मा को। नेक्स्ट है, हिंदी के जीवनी जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। कौन दिए? तो रामविलास शर्मा ने दिया। नेक्स्ट है कि जीत पंडित बिरजू महाराज, जो जीत जीत में निरखत हूँ चैप्टर है ना, उससे है कि वह जो है किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराना के। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज के लखनऊ घराने में किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 में हुआ था। जीत जीत में निरखट हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। तो साक्षात्कार। बिरजू महाराज के गुरु का नाम उनके पिताजी थे और पिताजी से ही यह जो है कला सीखे थे। किसका? नाचने की कला। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू बिरजू महाराज जो थे वह कथक के थे। ठीक है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है। बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितारे बजाते थे, गिटारे बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे। तो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? संतूर वादन से। किससे? संतूर वादन से। किससे है? तो इसका सही आंसर जो होगा बाबू, इसका सही आंसर जो है वह क्या होगा? कथक नृत्य। बिरजू महाराज क्या करते थे? डांस करते थे, नृत्य करते थे। क्या करते थे? नृत्य करते थे। तो नृत्य करते थे तो बिरजू महाराज का संबंध किससे हो गया? नृत्य से हुआ। तो नृत्य कौन है? कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंदी के अभिनयों चैप्टर से कि ललित रचना अभिनयों के रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ है? तो अविन्यो में है। अविन्यो किस देश में है? तो अविन्यो फ्रांस देश में है। लेखक अशोक वाजपेयी अविन्यो में कुल कितने दिन रहे थे? तो 19 दिन रहे थे। लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर आए थे? उपयुक्त सभी चीज लाए थे। हिंदी, टाइपराइटर, 3 सब चीज लाए थे। ठीक है। नेक्स्ट है लास सत्रुज क्या है? लास सत्रुज एक ईसाई मठ है। लास सत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो 27 गद्य की रचना कर दी। अविन्यो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अतियार्थव कवि कौन हैं? तो ये कवि हैं अंद्रावेता, रेनशाह, अपाल, एरुयार, यानी सब हैं। उपयुक्त सभी इसका होगा। हिंदी का मछली चैप्टर से है कि मछली किसकी कहानी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 में। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1990 में मिला था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ ने। मछली किसकी कहानी है? तो मछली जो विनोद कुमार शुक्ल की कहानी है। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? तो लेखक के पिता ने 3 मछलियां खरीदी थी। नेक्स्ट है खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछलियां जिंदा थी, 1 मछली मर गई थी। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो पूषा कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 20 का होगा। मछली कहानी किस संकलन से ली गई थी? मछली कहानी महाविद्यालय से लिया गया था। मछली कहानी के किस वर्ग के जीवन
जीवन वर्णित है तो ये मध्यम वर्ग के हैं। नेक्स्ट चैप्टर के नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है तो बिस्मिल्लाह खां है। कविता कही है नौबत खां में इबादत। इबादत का अर्थ होता है उपासना, उपासना यानी भूखा रहना, ठीक है ना। सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है शहनाई की, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? 21 अगस्त 2006 में। फटा सूर न बसके लुंगिया का क्या है? आज फटी तो कल सिल जाए। उपयुक्त कथन किसका है? तो बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां का कहते हैं फटा सुई न बसके लुंगिया का क्या है? आज फटी तो कल सिल जाएगी। लेकिन ये बांसुरी का जो धुन में था वो बहुत ही अच्छा था। वो गाना जो गाते थे, शहनाई जो बजाते थे बिस्मिल्लाह खां की, वो बहुत ही मस्त था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी सर्च मार के भी देख लीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई लिख करके, ये मस्त लगेगा आपको। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहा रही है काशी। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है काशी। उत्थान बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरांव बिहार में हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर शिक्षा एवं संस्कृति। नेक्स्ट चैप्टर का शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की रचना है। शिक्षा और संस्कृति ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति महात्मा राष्ट्र जो पिता थे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो कब से 1853 से लेकर के कहाँ तक? 1914 तक उनका क्या था? दक्षिण अफ्रीका का प्रवास था। इनका गांधी जी का, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का देहांत कब हुआ था? गांधी जी का देहांत 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है? महात्मा गांधी को कहता है। कौन कहता है? बापू किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्वेश्चन आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस, ठीक है। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। और जिनका जन्म से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का नाम मनाया जाता है तो महात्मा गांधी का। रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? हिंद स्वराज। नेक्स्ट है शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चों के मनुष्य के शरीर वृद्धि आत्मा एवं उत्तम गुणों के प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत नहीं है, यह यदि भी है। इस कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का यह कथन था। नेक्स्ट है मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी उद्योग द्वारा दी जाए। गद्यांत किस पद से लिया गया है? तो शिक्षा एवं संस्कृति महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो। अब पद से देखें गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? पद का पहला चैप्टर गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलबंडी में हुआ था। किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? गुरु नानक का। नानकाना साहब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। सिख धर्म के प्रवर्तन किसने किया था? तो वह गुरु नानक ने। नेक्स्ट चैप्टर है प्रेम आयनी श्री राधिका जो रसखान के द्वारा लिखा गया है। पहला क्वेश्चन यही था, यह सी नंबर इसका सही होगा।
रसखान किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। रसखान के सवैया की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। रसखान कवि हैं तो कृष्ण भक्त के। रसखान का प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो 1610 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रेम की पीर के कवि कौन है? घनानंद है। ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद आशुवानी ले बरसों के कवि कौन है? घनानंद होते हैं। कौन तुम सी पारी पढ़े हो कन्हो मन लेहू पे छटाक नहीं पंक्ति के कविता कौन है? अति सुधो सने के मार्ग है। घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में के आसपास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्वदेशी चैप्टर से कि विदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, यानी स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमधन है। ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा रचित कविता कौन है? स्वदेशी। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? प्रेमधन सर्वज्ञ से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? 1855 हुआ था। परदेसी की विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ क्या हुआ? सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई। नेक्स्ट जो चैप्टर वो भारत माता से। भारत माता किनकी कविता है? तो सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत के पिता कौन थे? गंगास्थ पंत थे। सुमित्रानंदन पंत की माता कौन थी? तो सरस्वती देवी थी। भारत माता कविता के भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? यथार्थ का। ठीक है। नेक्स्ट है जनतंत्र का जन्म शिक्षक कविता के कवि का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर थे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेगूसराय में। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती। इस पंक्ति किसका? दिनकर जी का। राष्ट्र कवि दिनकर के पिता कौन थे? दिनकर। राष्ट्र कवि दिनकर के पिता थे कौन? दिनकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चैप्टर हिरोशिमा का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? तो जापान को कहा गया। हिरोशिमा कविता के कवि हैं अज्ञेय हैं। ठीक है। अज्ञेय एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे क्या? उपयुक्त सभी थे। अज्ञेय किस काल के प्रमुख कवि थे? आधुनिक काल के मुख्य कवि थे। अज्ञेय को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? उपयुक्त सभी। संस्कृत का भी था, अंग्रेजी का भी था, फारसी का साथ तीनों का था। नेक्स्ट चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 19 सितंबर 1927 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करता है? तो देश के दुश्मन से। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किससे बचने की बात करता है? तो सभी से, घर से भी, शहर से भी और देश से भी। नेक्स्ट चैप्टर है कि हमारी नींद। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? वीरेन डंगवाल है। वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता क्या है? हमारी नींद। वीरेन डंगवाल जन्म कहाँ हुआ था? 5 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। वीरेन डंगवाल कवि थे, कैसा है कवि? समकालीन कवि थे। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो दुष्चक्र की सृष्टा से ली गई है। नेक्स्ट चैप्टर अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के कविता के कवि कौन है? अनामिका है। ठीक है। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, यानी हमारे बिहार के ही थी कवित्री। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? विफलता पर छलके आंसू। ठीक है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता? क नहीं अटता। ठीक है। कवित्री अनामिका के सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर किसे माना जाता है? विफलता पर छलके आंसू का। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है लौट कर आऊंगा फिर कविता किनकी रचना है? तो जीवानंद दास की। जीवानंद दास बांग्ला के किस काल युग के कवि थे? रविंद्रोत्तर युग के। ठीक है। कवि जीवानंदन दास का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1899 में।
जीवानंद दास के कविता के प्रमुख आलोचन द्वारा रविद्रोत युग के श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी थी? तो बनलता सेन की। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो जीवानंद दास के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार कौन है? रेनर मालिया रिल्के। रेनर मालिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कवि रेनर मालिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ। रेनर मालिया रिल्के का पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। रेनर मालिका रिल्के का निधन कब हो गया? तो निधन इनका जो हुआ था 1926 ईस्वी में हो गया था। अब हम लोग वर्णिका का वर्णिका का अब ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो वर्णिका का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक तो जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली पाठ मंगवा पाठ के लेखक का नाम है श्रीनिवास। श्रीनिवास है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मारुतिनंदन वेंकटम अज्ञामार। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। दही वाली मंगमा किस भाषा का अनुदित है? कन्नड़ भाषा से। श्रीनिवास का जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। मंगमा किस गांव के रहने वाली थी? तो जम्मा अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। कहाँ के? जम्मा अबलूर के पास के गांव है, वहीं के मंगमा जो है रहने वाली थी। अब बात करेंगे वर्णिका का दूसरा चैप्टर। ठहरते विश्वास के कहानी के अनुनोदित कौन किए हैं? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ठहरते विश्वास किस भाषा से अनुनोदित है? तो उड़िया भाषा से अनुनोदित है। सतकोड़ा होता का जन्म कब हुआ था? सतकोड़ा होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। सतकोड़ा होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? उड़ीसा के। कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है? ठहरते विश्वास। जो अगला पाठ है माँ, माँ नाम का एक अगला पाठ है वर्णिका का, माँ चैप्टर, ठीक है। उसका सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित की गई थी? ईश्वर पाटलेकर के द्वारा रचित की गई। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। मंगू किस कहानी का पात्र है? तो माँ का। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतान थे? तो 3 संतान थे। मंगू का जन्म से थी क्या थी? मंगू जन्म से ही पागल थी, ठीक है, पागल थी। नेक्स्ट है नगर कहानी के कथाकार कौन है? तो सुजाता है। नगर कहानी है तो नगर कहानी जो है तमिल में है। सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जो जन्म हुआ था 3 मई 1935 में हुआ था। पपाती को कौन सा रोग है? तो मेनिंजाइटिस जो रोग है किसको था? पपाती को। नगर कहानी किस भाषा से अनुरोधित है? तो तमिल भाषा से अनुरोधित है। यह जो है वर्णिका का लास्ट चैप्टर है कि धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। धरती कब तक घूमी पाठ के लेखक कौन है? सावरदैया है, ठीक है। राजस्थानी भाषा में सफल कहानीकार होता है कौन है? सावरदैया। नेक्स्ट है सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है? राजस्थानी। 3 बेटे की माँ है कौन है? सीता है। सीता के कितने बेटे थे? सीता के 3 बेटे थे। आप लोगों का जो वर्णिका का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, वर्णिका का आपका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था पूरे हिंदी का, वह क्या हुआ? एंड हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने इंग्लिश की, साइंस की, संस्कृत की बात करें, उसके बाद बात करें सोशल साइंस की, सोशल साइंस की, उसके बाद बात करेंगे हिंदी की। तो 5 बुक की आपको ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गई बैठे बैठे, ठीक है।
अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव बचा है मेन टारगेट ऑफ मैथ के ऑब्जेक्टिव को देखना है। हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को हम पहले सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न लघु उत्तरणीय प्रश्न आपके लिए लाएंगे। तो अब हम जो है मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्या उसका, तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा। n एक प्राकृतिक संख्या, n एक नेचुरल नंबर है, तो रूट n क्या होगा। रूट n जो है वह क्या होगा, तो वह कभी प्राकृतिक भी हो सकता है, कभी अपरिमेय भी हो सकता है, यानी कभी रियल भी हो सकता है नंबर, कभी रियल नंबर भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला बोला है दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, कि दो परिमेय एक अपरिमेय एक गुणनफल संख्या का अपरिमेय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्स एन प्लस वन का गुणांक एक्स प्लस वन है तो सिर्फ तब कब होगा जब एन एक विषम पूर्णांक होगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 11 एक अभाज्य संख्या होता है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 2√3/√3 है। यदि दो संख्याओं का HCF 15 हो और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल जो संख्या का ऑप्शन नंबर सी 1350 होता है। पाई है, पाई एक क्या है, पाई जो है एक जो है क्या है, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या होता है। √7 एक है, √7 जो है एक अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन वहां पर देखिए उसी का यहाँ पर आंसर क्या होगा। इसमें जो है 16/25 होगा। कैसे होगा देखिए बताते हैं। 16/25 की बात करेंगे। 16 इसमें क्या है, 16 का रूट अगर निकालेंगे तो 4 होगा, 25 का रूट निकालेंगे तो 5 होगा। 4/5 क्या है, तो 4/5 एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का क्या डिफरेंस है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो वह क्या है, परिमेय संख्या यानी रियल नंबर होता है। ठीक है, इसका जो रियल नंबर का जो है, रियल नंबर का हम वीडियो जो है अपने चैनल पे बनाए हुए हैं, तो अगर आप नहीं आपको पता है रियल नंबर क्या होता है तो जरूर जाके देख ले। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव वाला है जो है बहुपद से। तो बहुपद में अगर क्वेश्चन दिया हो y² -2y² -√3 यानी y² -2y² -√3y +1/2 होगा, तो घात किसका होता है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। कितना घात है ये, 3 का घात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघाती बहुपद का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो बहुपद क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका से x² -2x -15 इसका आंसर होगा। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट है, यदि ax³ bx + cx + d त्रिघाती बहुपद शून्यांक का, तो दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी c/a होगा। नेक्स्ट है, p/q का मान जिसमें के लिए x³ है तो 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 का भाज्य होगा। तो x - 2 देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये इतना है, इसका भाज्य की बात कर रहे हैं। इसका भाज्य निकालेंगे बटा में x - 2 कर देंगे। क्या करेंगे, इसके बटा में x - 2 कर देंगे। तो 2018 में कुछ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, x - 2 x बराबर 2। ठीक है, x - 2 x बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, वही हो जाएगा इसका आंसर। यानी इसका यहाँ पर पुट कीजिएगा तो कितना हो रहा है,
ए स्क्वायर यानी 2 का क्यूब प्लस 4 का 2 का स्क्वायर माइनस पी यानी कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा और प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर कितना होगा 2p प्लस में 8। अब 2p कहाँ से आया यानी x का जगह पर 2 यानी 2 4 2 8 प्लस 4 16 और माइनस 2p प्लस 8 यानी कितना होगा जोड़िए 16 वाट 24। ठीक है, वाट हाउ जोड़ दीजिए 24 16 वाट 24 हो गया 32। अब 32/2 कीजिए तो कितना आएगा 16 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया 16। ऑप्शन नंबर डी इसका कहाँ है 16। 16 ये हो गया तो ऑप्शन नंबर डी या 2018 में यह क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है यदि एफ एक्स 2x² प्लस 6x है अल्फा कॉमा बीटा हो तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होता है देखिए अल्फा कॉमा बीटा तो इतना दिया हुआ इसका शून्यांक निकालने का कितना है अल्फा और बीटा दोनों का कॉमा निकालना है तो इसका क्या होगा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद x का x इतना दिया हुआ है। ठीक है, द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 4 है शून्यांक अल्फा इंटू बीटा तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा तो एक आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए कैसे होगा एक देखिए फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं। तो माइनस बी यानी यह जो है कितना है बी दिया हुआ यानी बीटा दिया हुआ तो बी और यहाँ पर ए कितना है यहाँ पे एक्स है तो देखिए आप पुट करिए माइनस बी कितना है एक्स तो माइनस और माइनस -1 बट्टा में 1 हो जाएगा तो ये कट गया तो कितना होगा 1 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद एक्स का क्यूब -3 का शून्यांक निकालना का बात जब आ जाएगा तो कितना दिया हुआ ये इतना है। ठीक है, इसका शून्यांक निकालना है तो क्या करेंगे x² -3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर शून्यांक निकालना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कितना एक x देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आपको यहाँ पर लिख सकते हैं कि x-3 एक लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं x प्लस 3 लिख सकते हैं x बराबर 3 आ गया x बराबर -3 आ गया। ठीक है, और दोनों कितना में आएगा रूट में आएगा जब पूरा रूट का होगा ये फार्मूला हो गया एक फार्मूला होता है जिसका होता है x2 - x1 करके जो फार्मूला होता है रूट अंडर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है रूट अंडर a प्लस बी a माइनस बी होता है तो उससे फार्मूला पे यह बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x³ प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक होगा कितना शून्यांक इसका होगा तो ऑप्शन नंबर इसका डी है होगा इसका शून्यांक -1 और -2 शून्यांक निकालने का भी फॉर्मूला आपको पता होगा क्या है x² -3x प्लस 2 है शून्यांक निकालना है शून्यांक यानी 0 निकालना है तो क्या होता है फार्मूला उस फार्मूला पर बैठा दीजिएगा तो -1 -2 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है इसमें बहुपद नहीं है बहुपद इसमें से कौन नहीं है तो बहुपद जो है ये बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विघात बहुपद के शून्यांकों कितना होता है तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए 2 होता है कितना होता है 2 होता है द्विघात का मतलब होता है 2 त्रिघात का मतलब होता है 3। अब नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पेयर जो होता है उसका है लीनियर इक्वेशन का पेयर। सबसे पहला जो क्वेश्चन बोलता है कि के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म होता है ऑप्शन नंबर सी इसका सीधा 6 होता है। ठीक है, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन क्या दिया हुआ ये दिया है और यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे
इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, और जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है रेखीय समीकरण युग्म एक्स प्लस टू वाई बराबर 5 है और 3x प्लस 12y बराबर 10 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो एकल हल होता है, एकल हल होता है, यानी सबका हल जो होता है, यह ग्राफ बनाइए, सबका एकल हल होता है। ठीक है, जिस समीकरण निकाय अद्वितीय हल हो वह समीकरण निकाय कहलाता है। अद्वितीय हल हो तो अवरोधी होता है। ठीक है, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो समीकरण निकाय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विरोधी। नेक्स्ट है यदि युगपत समीकरण निकाय का अगणित हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी आश्रित कहलाता है। देखिए क्वेश्चन है, समीकरण निकाय क्या बोल रहा है? समीकरण निकाय a1x b1y और c1 बराबर 0 हो तो a2x b2x c2 बराबर 0 तो अद्वितीय हल होगा। किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका फॉर्मूला था a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ए एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2a प्लस इतना का समान मूल्य का ए अल्फा बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 1/2 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा? 2 होगा। 64 का वर्गमूल करेंगे, 64 का वर्गमूल अगर करेंगे, वर्गमूल 64 का वर्गमूल कर दीजिए। ठीक है, 64 का जब वर्गमूल करिए उस वर्गमूल के जितना भी आएगा उस पर क्या लगाएंगे? उससे भाग दे देंगे। तो जो भाग देने के बाद जो आएगा वह आएगा 2। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ। एक्स के पावर एन का युग्म गुणक x प्लस 1 है तो तभी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए एन का एक धनात्मक पूर्णांक होता है। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण होता है? तो यह तो ऑप्शन नंबर ए एक्स प्लस 1/x बराबर 2 होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स प्लस का क्यू। ठीक है, तो किस प्रकार का समीकरण होता है? ऑप्शन नंबर सी त्रिघाती समीकरण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? एक्स प्लस एक्स क्यू दिया हुआ है, फिर यहाँ पर सोल्यूशन किए और करने के बाद यह एक त्रिघाती समीकरण। इसके मालूम समझ गए कि यह एक त्रिघाती समीकरण। समांतर श्रेणी का ये पहला क्वेश्चन है जो 2017 के एग्जाम में पूछा है कि एपी का प्रथम पद जो है अल्फा हो, पदांतर डी हो, तो एनवा पद क्या होगा? तो एनवा जो पद होगा ऑप्शन नंबर बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। नेक्स्ट है एपी 2,7 12 है तो 10वां पद क्या होगा? 10वां पद जो ऑप्शन सी 47वां होगा। कैसे बनेगा यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। अगर क्वेश्चन ही बनाने की बात आएगा कि इतना दे दिया है 10वां पद निकालिए, यह जो सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो कैसे बनाएंगे? ए बराबर 2 मानेंगे, डी बराबर 7 मानेंगे। ठीक है, ए बराबर 2 डी बराबर 7 मानेंगे। ठीक है, तो क्या 7 माइनस 2 बराबर होगा 5। तो एनवा पद कितना होगा? 10। एनवा पद कितना है? 10 दिया हुआ है। तो टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5 बराबर 2 प्लस 45 यानी 47। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है एपी 10 7 है तो 30वां पद निकालें, उसी प्रकार से निकल जाए। इसका सही आंसर होगा 77 माइनस 77। ठीक है, यहाँ पे आपको सोल्यूशन है। एपी जो है -3 -1/2 दूसरा का 11वां पद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी एनवा पद का एनवा पद है तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एपी जो 9 12 18 है तो सबका हमेशा एनवा पद निकालने की जब बात आएगा तो एनवा पद निकालना हो तो ऑप्शन नंबर डी 3n+6 हो जाएगा। एनवा पद कैसे निकलता होगा आपको यहाँ पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल का सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है जो है ए बी सी है, जो डी जो है पैरेलल है बी सी का, डी ई जो है, डी और ई एक और है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, डी जो पैरेलल होगा यानी डी ए बी जो है वह पैरेलल किसका? डी ई का। या डी पैरेलल किसका है? बी सी का। ऐसे भी लिख सकते हैं, डी नीचे भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है,
एक दूसरा का यहाँ पर भी नाम लेके चल सकते हैं, जिसमें ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर जो है 3 सेंटीमीटर हो, तो ए सी का माप क्या होता है? ए सी का माप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। किस तरह बनेगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। थियर्स थियर्स का थ्योरम लगाएंगे, थियर्स थ्योरम, ए डी बराबर डी बी, तो ए बराबर ए सी होता है, एक दूसरा के बराबर होता है, तो यहाँ पर बन के 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे, 9 और 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी डी के जो पैरेलल होगा तो इसका क्या ऑप्शन नंबर सी 2/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी है, यह क्वेश्चन दिखा हुआ है जिसे आप पढ़ लीजिए। इसमें ए जो है x+2 है, तो ए x-2 x का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 होता है। थेस थ्योरम सब जितने भी लगे हैं थेस थ्योरम से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2015 में भी आया है, 2017 में भी क्वेश्चन आया है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा है, 15-17 दोनों में पूछा था। क्या को दो समरूप त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज और दो त्रिभुज दोनों जो है समरूप त्रिभुज है, 4:9 के अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी का 16:81 हो। कैसे होगा? तो क्या होगा, S1 और S2 दो है त्रिभुज, S1 और S2 है, का स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या होगा, S1 कितना है 4, S2 कितना है 9, सबका स्क्वायर करना है, चर्चों के 16, 16/81, तो किसका होगा 16:81 के थी में आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन क्या हुआ। नेक्स्ट ए बी सी और बी डी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें डी की भुजा बी सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:1 होता है, जो बी सी का मध्य बिंदु हो। तो ट्रायंगल ए बी सी और डी का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल अनुपात निकालने की बात आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी 4:1 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट जो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है कि बिंदु दिया है कितना 10 -10 और 6 है, 6 - 10 है, मिलने वाली रेखाएं का मध्य बिंदु का नियतांक कितना? ऑप्शन नंबर डी -2 होता है। नेक्स्ट है बिंदुओं -5 7 है और -1 3 के बीच की दूरी की बात जब करेंगे तो क्या होगा? फॉर्मूला आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो यह निकल जाता है क्या, दूरी निकालने का, इससे दूरी आपका निकल जाएगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4√2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 4√2 कहते हैं। ठीक है, बिंदु 4 और 5 है कि मूल दूरी से होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया √41 होता है। देखिए तो 16 और 25 41। ठीक है, यानी अगर दूर बिंदु की बात करेंगे तो होता है x2 फिर होता है y2, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो यानी कितना होगा 4 का और -5, और यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर 5 4, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दिए, यानी कितना हो जाएगा 4 के 16 + 25, 16 + 25 बराबर होता है 41। यह कितना में रूट में, तो √41 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कि बिंदु 2 3 4 1 के बीच की दूरी अगर निकालने की बात करें तो x2 - x1 फार्मूला से बनता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2√2 इसका सही आंसर होगा, जो 2013 में पूछा गया। क्या फार्मूला था? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर निकाल देंगे तो हमको आ जाएगा बनके। ठीक है, अब जो है ट्रिगोमेट्री का है, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है ट्रिगोमेट्री से पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि tan a बराबर 8/15 हो, 0 90 डिग्री हो, तो sin a का मान क्या होगा? sin a का मान जो होगा ऑप्शन नंबर बी 8/17 होगा। कैसे बनता है आपको पता होगा। एक ट्रायंगल मान लीजिए, यह क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए। ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, या मान लीजिए ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, इसमें जो टेन का बात, साइन बटा क्या होता है? फार्मूला होता है साइन, है ना। ठीक है, p/,
एच, ठीक है। तो इस साइन का होता है पी बाई बी जो होता है, या टेन का फॉर्मूला के बात करेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा बी होता है। तो पी बटा बी यानी 8/15 है, ठीक है। पी बी निकला लेकिन एच नहीं निकला हुआ, पी बी निकला हो लेकिन एच नहीं निकला है। और साइन का फॉर्मूला की बात करेंगे तो पी बाई एच होता है। तो पी कितना दिया हुआ है, पी जो है 8 दिया हुआ है, एच का तो पता नहीं है, एच क्या दिया हुआ है। इसको निकालने का क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना दिया हुआ, पी स्क्वायर की यहाँ बात करें तो 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे और रूट में रहेगा तो इसका बन जाएगा कितना, 64 प्लस 225 का रूट अंडर, ठीक है। तो बनेगा 289 का रूट अंडर, इसका क्या 289 का रूट अंडर बन रहा है, यानी कितना बन रहा है 17। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। क्यों होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। तो पी का मान निकल के आ गया हमको, पी का मान कितना है 8 है। एच का मान कितना है, एच का मान अभी निकाले 17, इसका 17 हो गया। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। यानी साइन अगर ए का मान करें तो भी 17/8 हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8/17 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेन थीटा का मान क्या होता है। याद रखिएगा टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान जो होता है वह 2011 में क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेन 60 डिग्री का मान इन्फिनिटी एक √3 होता है, ठीक है। जैसे एक चार्ट बनता है, किसका होता है, 0 का होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 भी होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट है 10π/2 का मान हो, 10π/2 का मान होता है ऑप्शन नंबर डी, 2016 से एवं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आप लोग पाई चार्ट जो टेबल जो उसको जरूर रट जाएं, उसका भी हम शॉर्ट वीडियो करके हम डाल देंगे, नहीं तो लॉन्ग होगा सर लॉन्ग भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा, तो मान इसका ऑप्शन नंबर बी 0 होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है, तो इसका ये भी क्वेश्चन पूछा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान हो, टेन थीटा का मान √3 हो, टेन थीटा बराबर हो गया √3, तो क्या होगा, √3 किसका होता है, टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है, 2012 में क्वेश्चन पूछा, हमेशा ये जरूर रट जाइए, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। नेक्स्ट है दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका कि यदि a + b = 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, साइन बीटा होगा। और निम्नलिखित किसका मान √3/2 होता है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो आएगा जरूर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है cos 30 डिग्री होता है। ट्रिगोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग से भी लिया कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई है ना क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सिर्फ 45 डिग्री का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मीनार की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तो उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो 45 डिग्री का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 200 किलोमीटर की दूरी है तो जहाजों की अवनमन कोण लाइट हाउस के 45 डिग्री और 30 डिग्री की लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग को जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को टच करना है आज। किसी टावर के पाद से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो टावर की ऊंचाई क्या, और टावर की ऊंचाई की बात करें तो उस टावर की या जो टावर है इसकी जो ऊंचाई होगी यह 11.53 मीटर होती है। तो आज हम लोगों ने हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको किया, मैथ के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं आने की संभावना है उसको हम लोगों ने किया, और यह जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब जितने हैं इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है,
तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके हर टॉपिक पर हर वीडियो बनाया, हर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आपको जो है यह जो क्लास है कैसा लगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और यह जो ऑब्जेक्टिव की सीरीज है वह समाप्त हो रही है, और कल से जो दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न होगा, लघु उत्तरणीय प्रश्न होगा, सबसे उसको हम करेंगे। जो हमारा टारगेट है बिहार बोर्ड के लिए 2023 के बच्चों के लिए, यह पूरा जरूर होगा। और आज जो हम लोगों ने 200 प्लस ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन किया, 200 प्लस ऑब्जेक्टिव हुआ है, 100, 150, 200 के लगभग आज ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ, प्यारे से मुस्कुराहट के साथ लेते हैं हम आपसे विदा। मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।